हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपसे आधुनिकीकरण के रास्ते चैप्टर पर, और वो अपना सब्जेक्ट होगा जापान। जापान कैसे एक आधुनिक राष्ट्र बना, इस पर कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जापान को सबसे पहले हम एक बार मानचित्र में देख लीजिए। एशिया में जापान की स्थिति को देखिए। एशिया महाद्वीप में बिल्कुल पूर्व की ओर द्वीपीय देश है। 4 बड़े द्वीप आपको दिख रहे हैं। पूर्व में, चीन से आप पूर्व में देखें, प्रशांत महासागर में इसकी द्वीपीय स्थिति। परिचित हो गए। अब आप केवल जापान का मानचित्र देखिए। आपके सामने जापान का मानचित्र है। प्रशांत महासागर में द्वीपीय स्थिति, 4 बड़े द्वीप, ऊपर होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, आसपास छोटे छोटे द्वीप और भी हैं। लगभग 1700 द्वीप जापान में है। ये 4 बड़े द्वीप जिन पर जापान की अधिकांश जनसंख्या रहती है। होक्काइडो के जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर एक विशेष किस्म के लोग रहते हैं, उनको आइनू कहा जाता है। आइनू समूह के लोग हैं। शेष जापान के जो दूसरे लोग हैं वो आइनू समूह से भिन्न है। जापान में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जापान में राजा होता था और राजा का बड़ा सम्मान होता था। राजा को सूर्य देवी का वंशज मानते थे। सूर्य देवी का उत्तराधिकारी, सूर्य को देवी मानते हैं और सूर्य देवी का वंशज मानते थे। जापान की जो लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं में ऐसा है कि जापान जो द्वीप है, जापान देश का निर्माण ईश्वर ने किया और यहाँ के राजा को सूर्य देवी का उत्तराधिकारी माना गया। जापान के राजा का जो राजमहल था वो था क्योतो। ये वहाँ का राजधानी नगर था। आज जापान की राजधानी है टोक्यो, जिसको एडो कहते थे पहले। इसका पहले नाम था एडो। तो जापान की जरा व्यवस्था को हम समझ लें। जापान में अन्य देशों की तरह राजतंत्रात्मक व्यवस्था संचालित होती थी। जापान में राजा सबसे प्रमुख होता था। राजा के अंडर में रहते थे शोगुन। शोगुन एक प्रकार से मंत्री जैसे लोग। उसके बाद दैम्यो राज्य के प्रभारी थे, मुख्यमंत्री जैसी स्थिति इनकी। दैम्यो के नीचे समुराई होते थे। ये योद्धा होते थे, तलवार आज चलाने में बहुत प्रशिक्षित ये योद्धा का काम करते थे। तो ये ढांचा था, प्रशासनिक संगठन इस प्रकार का होता था। 12वीं शताब्दी में जो शोगुन थे, शोगुन प्रकार से बड़े सामंत, तो इन लोगों ने, शोगुन ने राजा के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया और राजा के नाम से शासन चलाने लगे। मतलब शोगुन सत्ता में आ गए और राजा नाम मात्र का शासक रह गया। क्योंकि राजा सूर्य देवी का वंशज था तो उसे हटा तो नहीं सकते थे, लेकिन जो सत्ता थी वो शोगुन के हाथ में आ गई। और 1603 से लेकर के 1867 तक जो शोगुन का पद था, वो एक विशेष परिवार तोकुगावा परिवार के लोगों का अधिकार शोगुन के पद पर रहा। लगभग 300 वर्ष, 1603 से 1867 तक एक ही वंश के लोगों ने शोगुन के पद के अधिकारों को एंजॉय किया। राजा नाम मात्र का था। अब ऐसी व्यवस्था में जापान का शासन चल रहा था। जापान छोटा सा देश तो था ही, साथ ही साथ
राजा के पास शक्ति नहीं थी। शक्ति शोगुन और दैम्यो, समुराई ये लोग एंजॉय कर रहे थे। 17वीं शताब्दी से जब से शोगुन का अधिकार एक विशेष परिवार में था, तोकुगावा इएयासु वंश में, इन्होंने कुछ सुधार किया। 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच जो शोगुन व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें जो दैम्यो था इसकी शक्तियां कम रखी गई थी, क्योंकि शोगुन सत्ता तो चला रहे थे, लेकिन उनको डर था कि जो राज्यों के प्रमुख हैं अगर ये कहीं एकजुट हो जाएं तो शोगुन को ही नहीं खत्म कर दें। इसलिए शोगुन ने दैम्यों के ऊपर कड़ा अनुशासन बना रखा था। ये होते तो थे राज्य के प्रभारी, लेकिन इनको राज्य में जाने नहीं दिया जाता था। इनको हमेशा केंद्र में रखा जाता था, जिससे कि शोगुन के देख रेख में रहें और शोगुन के विरुद्ध विद्रोह आदि ना कर सके। ठीक, इनके संबंध में क्या परिवर्तन किया गया, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 16वीं सदी में दैम्यों के संबंध में किए गए सुधार। या दैम्यो कौन थे, दैम्यो की स्थिति में 16वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आया। मैंने बताया आपको, दैम्यो राज्य के प्रभारी होते थे, शोगुन के अधीन होते थे, और राज्यों का शासन संचालन करना, राज्यों से कर वसूल करना, ये सब दैम्यों का अधिकार होता था। ओके, तो 16वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हुआ। 16वीं शताब्दी में पहला परिवर्तन, दैम्यों को राजधानी से राज्यों में भेजा गया। जो अभी तक उनको केंद्र में रखा जाता था, उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने अपने राज्य में जाएं और अपने राज्य का प्रशासन संचालित करें। दूसरा, जो समुराई थे, जो दैम्यों के अधीन होते थे, समुराई को केवल शस्त्र रखने का अधिकार, जो हथियार रखने का अधिकार था, केवल समुराई को होगा। पहले क्या था, किसान आदमी भी हथियार रखते थे, आम आदमी भी हथियार रखता था, उस पर रोक लगा दी गई। समुराई के अतिरिक्त कोई और हथियार नहीं रख सकता, ये कानून बना दिया गया। नेक्स्ट, भूमि का नवीन सर्वेक्षण कराया गया और उत्पादकता के आधार पर कर, मतलब रेवेन्यू सिस्टम को रिकंसोलिडेट किया गया। पूरे ज़मीनों का फिर से सर्वे कराया गया और कौन सी ज़मीन फर्टाइल है, कौन सी ज़मीन फर्टाइल नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी लैंड रेवेन्यू वर फिक्स्ड, ये किया गया, जिससे कि लगान राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कुछ कदम उठाए गए। तो 16वीं सदी में क्या परिवर्तन किए गए, ये 4 पॉइंट विशेष ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और निश्चित ही पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन है, मेजी क्रांति से आप क्या समझते हैं। मेजी पुनर्स्थापना या मेजी क्रांति, ये क्या है। क्रांति कहते हैं तीव्र परिवर्तन को, पहले से चली आ रही व्यवस्था बिल्कुल बदल जाए, नई व्यवस्था स्थापित हो, उसको क्रांति कहते हैं। कई विद्यार्थियों में भ्रम होता है कि क्रांति क्या है, विद्रोह क्या है, क्या क्रांति और विद्रोह दोनों समानार्थी हैं। नहीं, विद्रोह में किसी व्यवस्था के विरुद्ध अगर सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विरोध हो, रक्तपात हो, हिंसा हो, उसको हम विद्रोह कहेंगे। लेकिन क्रांति में ऐसी विरोध की संभावना आवश्यक नहीं है,
ओके, तो जो पुनर्स्थापना, मेजी पुनर्स्थापना है, इसको मेजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सुनिए जरा, मेजी क्या है। मेजी वहाँ जापान के शासक को कहते थे, जापान के शासक को मेजी कहा जाता था। तो मेजी पुनर्स्थापना मतलब शासक के अधिकारों की फिर से स्थापना। वो शासक जिसके अधिकार 12वीं शताब्दी में शोगुन द्वारा ले लिए गए थे, उस शासक को फिर से अधिकार मिले, मतलब राजा फिर से सत्ता में आ गया, राजा के हाथ में प्रशासनिक शक्ति आ गई। ये परिवर्तन हुआ, सत्ता शोगुन के हाथ से राजा के हाथ में चली गई। कब? 1867-68 में। ओके, ये परिवर्तन 67-68 में हुआ। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? क्या शोगुन आसानी से राजा के हाथ में सत्ता दे रहे थे? देखिए, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लीजिए, फिर इसमें क्या परिवर्तन हुआ उस पर हम चर्चा करते हैं। ऐसा था कि जापान में शोगुन अधिकार अपना चला रहे थे और जापान तथा चीन आदि देशों के साथ यूरोपीय देश व्यापार कर रहे थे। जापान के साथ केवल हॉलैंड एक व्यापारी देश था। हॉलैंड जापान के साथ व्यापार करता था। अमेरिका, जिसको हम आज संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश था जो उपनिवेशवाद के दौर में बहुत बाद में शामिल हुआ और वो चाहता था कि एशियाई देशों में उसको भी व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो, मतलब वो अपना बाजार बनाना चाहता था। चीन एक बड़ा देश था और चीन में व्यापार की काफ़ी संभावनाएं थी, तो अमेरिका चीन के साथ व्यापार करना चाहता था, लेकिन रास्ते में जापान आ रहा था। अगर आप अमेरिका को और जापान को ग्लोब में देखो तो अमेरिका जापान दोनों बिल्कुल बहुत पास हैं। चीन के रास्ते में जापान है, तो अमेरिका चाहता था कि चीन के साथ होने वाले व्यापार में अगर जापान का सहयोग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? पहले तो उसको अटलांटिक महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद देश चाहिए था जहां अमेरिकी जहाज़ रुक सकें, उनकी टूट फूट, उनकी मरम्मत हो सके, उनके जहाज़ों को ईंधन मिल सके। इन सब ज़रूरत के लिए अमेरिका को जापान की दोस्ती की आवश्यकता थी और जापान को भी एक शक्तिशाली देश से मित्रता, तो दोनों के हित पूरे हो रहे थे। ऐसी स्थिति में 1853 में अमेरिका का कोमोडोर मैथ्यू पेरी ये क्योतो आया और राजा के साथ मिलकर के इसने राजनयिक और आर्थिक एक संधि की, एक समझौता हुआ अमेरिका और जापान के सम्राट के बीच। तो चूंकि किसी देश के साथ अगर समझौता होता है तो देश का जो प्रधान होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो कोमोडोर पेरी और जो जापान का किला, इनके बीच जो समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर राजा के हुए। तो अमेरिका चाहता था कि ये दोस्ती तभी मजबूत होगी जब राजा की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका के साथ दोस्ती करके जापान की स्थिति अब एक शक्तिशाली देश के रूप में हो गई, क्योंकि मैत्री बराबर के देशों में होती है। तो जापान था तो जरूर छोटा सा देश, लेकिन उसकी जो सामरिक स्थिति थी अब उस अमेरिका जैसे एक मित्र के मिल जाने से वो मजबूत हो गई। अमेरिका राजा के पद की स्थापना, राजा को महत्व देना उसने चालू कर दिया और अमेरिकी मित्रता का परिणाम था कि 1867 में जो राजा क्योतो में रहता था, राजा को क्योतो से एदो लाया गया और जो लोग शोगुन व्यवस्था से ऊब चुके थे, जो लोग जापान को एक आधुनिक देश के रूप में देखना चाहते थे, उन लोगों ने मिल करके शोगुन व्यवस्था जो थी, शोगुन प्रशासन जो था, उसको खत्म कर दिया और राजा के पद की स्थापना हो गई। एदो का नया नाम हो गया टोक्यो। इसका अर्थ है पूर्व की ओर राजधानी। टोक्यो का नया नामकरण हो गया
एदो को टोक्यो कहा जाने लगा, पूर्व की ओर राजधानी, जिसका अर्थ होता है राजा के हाथ में सारी शक्तियां आ गई। राजा सेना का प्रधान बन गया, राजा सेना का कमांडर हो गया। चूंकि अमेरिका का सहयोग राजा को प्राप्त था, राजा पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनने लगा, सैनिक ड्रेस पहनने लगा और राजा के हाथ में सारी शक्तियां आ गई। शोगुन व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब क्या क्या परिवर्तन हुए उनको बिंदुवार देखो आप, जो आपके क्वेश्चन इस रूप में लिखना चाहिए कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद क्या परिवर्तन हुआ। ये तो पृष्ठभूमि थी, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद क्या परिवर्तन हुए? पहला, प्रशासनिक परिवर्तन। प्रशासनिक, सैन्य प्रणाली में। नंबर 3, शिक्षा व्यवस्था। नंबर 4, आर्थिक व्यवस्था। इन 4 क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन देखने को आया। प्रशासनिक क्षेत्र में क्या बदलाव किया? जब सम्राट ने अपनी शक्तियां अपने हाथ में ले ली तो पूरे जापान का नए सिरे से प्रशासनिक विभाजन किया गया। प्रशासनिक क्षेत्रों में जापान को बांटा गया और प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटते समय ध्यान रखा गया कि हर क्षेत्र से इतनी आय प्राप्त हो कि उस क्षेत्र का पूरा खर्च उससे चलाया जा सके। विशेष करके उस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो आवश्यकताएं हैं उस क्षेत्र के संसाधनों से पूरी हो सके। ओके। दूसरा, उस क्षेत्र से जो लोग थे रहने वाले, उनसे सेना के लिए आवश्यक जवान उपलब्ध हो सकें, क्योंकि राजा सेना का कमांडर था, सेना के ऊपर विशेष बल दिया गया। तो सेना के लिए आवश्यक जो जनबल था, हर क्षेत्र से सैनिकों की भर्ती चालू कर दी गई। सेना में जो जवान भर्ती किए जाते थे, प्रत्येक 20 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को कुछ समय के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। तो हर नवयुवक को सेना में सर्विस करना कंपलसरी कर दिया गया। तो हर क्षेत्र में जो प्रशासनिक क्षेत्र थे, वहाँ से लोग मिलिट्री में भर्ती होने के लिए आते थे। राजा सेना का कमांडर था, थल सेना और जल सेना। उस समय 2 ही प्रकार की सेनाएं थी, दोनों की शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। और सेना का जो मंत्री था, वो जो कार्यरत एडमिरल या सेनाध्यक्ष होते थे वही हो सकते थे। सेना का मंत्री अन्य मंत्रियों से अलग होते थे। वो सेना में कार्यरत जो प्रशासनिक अधिकारी थे वही मंत्री का काम देखते थे। और सेना तथा नौकरशाही जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ये सम्राट के सीधे नियंत्रण में थे। मतलब सेना और जो प्रशासनिक अधिकारी थे सीधे किसको रिपोर्ट करते थे? राजा को। राजा के डायरेक्ट नियंत्रण में थे। इसीलिए इस व्यवस्था को कहा गया था सम्राट व्यवस्था। ओके। मेजी सरकार जब स्थापित हुई तो उसने एक सूत्र वाक्य लिया, फुकुको क्योहे। ये जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समृद्ध देश, मजबूत सेना। देश मजबूत होगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा और मजबूत सेना, समृद्ध देश और मजबूत सेना। जिस समय अमेरिका के साथ दोस्ती हो रही थी, बहुत से जापानियों में भय था कि जैसे ब्रिटेन ने भारत के साथ व्यापार करके, यूरोप के देशों ने चीन के साथ व्यापार करके इनको अपना गुलाम बना लिया है, तो कहीं अमेरिका भी जापान के साथ ऐसा ना करे। लोगों में भय था। लेकिन जब मित्रता स्थापित हुई तो उसी समय से जापान ने ये अपना मूल मंत्र बना लिया कि हम
इस सूत्र वाक्य पर चलेंगे। हम अपना देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेंगे, मजबूत सेना रखेंगे जिससे ऐसी नौबत ना आने पाए। ठीक, तो इस तरह से प्रशासन को मजबूत किया गया, सेना को मजबूत किया गया और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। तो प्रशासनिक नियंत्रण सम्राट के अंडर में सेना और नौकरशाही व्यवस्था थी और प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया, कर व्यवस्था को मजबूत किया गया, आर्थिक विकास के ऊपर बढ़ावा दिया गया। तो ये सब प्रशासनिक परिवर्तन थे। सैन्य प्रणाली, जो सेना थी, सेना के दो अंग थे, थल सेना और जल सेना। जल सेना और थल सेना, इन दोनों अंगों को मजबूत करने के लिए सैनिकों की नियुक्ति की गई। सेना का आधुनिकीकरण किया गया, सेना को आधुनिक तरीके से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया। विदेशों में अपने ऐसे एक्सपर्ट भेजे गए जिससे कि वो लोग विदेशी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सीख करके आए और सैन्य प्रणाली को सीख करके आए, जिससे जापान में एक मजबूत राजतंत्र की प्रणाली और सैन्य व्यवस्था को स्थापित किया जाए। जापान से ऐसे लोगों को भेजा गया, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को। ठीक, नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था। 1870 में देखिए, 1867 में तो क्रांति हुई, 1870 में जापान में नई शिक्षा व्यवस्था की योजना लागू कर दी गई, जिसमें सभी को अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। जो फीस थी वो बहुत कम रखी गई, सरकारी स्कूल खोले गए, शिक्षा मंत्रालय बनाया गया जिसमें पाठ्यक्रम जो होता था उसके ऊपर चर्चा होती थी। जो टीचर्स थे उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए और जो सिलेबस बनाया गया वो सिलेबस ऐसा हो जिसमें विद्यार्थियों को देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने बड़ों के प्रति सम्मान, माता पिता के प्रति सम्मान, इसको सिखाया जाए। शुरू में जब शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी तो उसमें पश्चिमी आदर्शों को अपनाया गया था, लेकिन बाद में जापान ने समझ लिया कि उसको ऐसी शिक्षा देनी है जो अपनी देश की अपनी भाषा में हो। अपने जो मूल्य हैं, बड़ों का सम्मान करना, देश के प्रति निष्ठा रखना, ईमानदारी, इन गुणों को विद्यार्थियों में विकसित किया जाए। इसके लिए ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई। 1890 में राजा ने एक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के द्वारा सबके लिए शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। 1870 में नई योजना लागू की गई, पाठ्यक्रम बना दिया गया और 90 में इसको कंपलसरी करके 1910 तक जापान को पूर्ण साक्षर कर दिया गया। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। केवल 40 साल में पूरा जापान शिक्षित हो गया। जापान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स, नए नए इंस्टीट्यूट राजा के नाम पर खोले गए, राजा का महिमा मंडन किया गया, राजा के नाम पर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसी बड़ी संस्थाएं, राजा का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन घोषित किया गया। आर्थिक व्यवस्था, फुकुओको क्योहे, मजबूत देश, समृद्ध देश, मजबूत सेना। तो आर्थिक व्यवस्था का विकास करने के लिए विशेष कोशिश की गई। जापान में जो आर्थिक विकास आप देख रहे हो ये सब 1870 के बाद का है। देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत 1872 में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत जापान में हुई। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जापान में बैंकिंग प्रणाली 1872 में चालू हुई। रेलवे 1872 में याकोहामा से ओसाका तक, टोक्यो से याकोहामा तक, ये जो ट्रेन लाइनें हैं 1872 में, 1872 में ट्रेन का विकास। भारत में ट्रेन का विकास कब हुआ था? 1853 में। जापान से 17 साल पहले आज जापान में बुलेट ट्रेन चलती हैं और हम अब बुलेट ट्रेन की योजना बना रहे हैं। जापान ने कितनी तेज़ी से विकास किया कि 1870 से आधुनिकीकरण चालू हुआ,
देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऐसे नए उद्योग स्थापित हुए। जापान में सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र ये उद्योग स्थापित हुए। लेकिन जापान में तकनीक का अभाव था, मशीनरी का अभाव था। मेजी सरकार ने अपने आदमियों को यूरोप भेजा। यूरोप के ऐसे एक्सपर्ट जापान में बुलाए गए, उद्योग धंधों की स्थापना हुई, उनको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए भेजा गया, जिससे कि जापान में ऐसे कुशल तकनीशियन पैदा किए जा सके और उद्योग धंधों की स्थापना के लिए कर लगा करके, कृषि पर ज़्यादा कर लगा करके पैसा इकट्ठा किया गया, जिससे कि उद्योग धंधों की स्थापना हो सके। तो विदेशी एक्सपर्ट की सहायता ली गई, विदेशी तकनीक की सहायता ली गई। जो देश के बड़े बड़े व्यवसायिक घराने थे उनको कहा जाता था जायवात्सु। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जायवात्सु क्या थे, तो जापान के वो बड़े व्यापारिक घराने जिनका उद्योगों के ऊपर नियंत्रण था, जैसे सुमितोमो, मित्सुबिशी, ऐसी जो कंपनियां थी, इन कंपनियों को जहाज निर्माण के लिए विशेष सहायता दी गई, जिससे कि वो पानी के जहाज बनाएं और जापान का जो व्यापार दूसरे देशों के जहाज़ों से होता है, वो जहाज़ों का किराया दूसरे देशों को न देना पड़े। जापान अपना ट्रेड अपने संसाधन से कर सके, अपने यातायात साधनों से कर सके। तो ऐसी कंपनियों ने बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया, उद्योग धंधों की स्थापना हुई और जापान में तेज़ी से आर्थिक विकास चल निकला। इस प्रकार से जापान ने 1870 के बाद से लेकर के 1870 से चालू हुआ और 1910 तक जापान ने आर्थिक क्षमता भी प्राप्त कर ली। सेना मजबूत बना ली गई थी। अब जापान इन 40 वर्षों के अंदर ही जापान एक ऐसा देश बन गया जिसने दूसरे देशों पर अधिकार करना चालू कर दिया। इस मेजी क्रांति के परिवर्तनों का यह परिणाम हुआ कि जापान में सेना अच्छी हो गई, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई, तो जापान अन्य यूरोपीय देशों की तरह एशिया का एकमात्र देश था जिसने कि दूसरे देशों पर अधिकार करना चालू कर दिया। जापान ने 1894 में चीन पर आक्रमण किया और 1895 में उसने ताइवान को जीत लिया। जापान ने ताइवान को जीत लिया। 1905 में इसने रूस को हराया। छोटा सा देश जापान, इसने 1905 में रूस को हरा दिया। 1910 कोरिया को जापान ने हरा दिया और इस तरह जापान एक शक्तिशाली देश बन गया, साम्राज्यवादी देश बन गया और इसका मनोबल बढ़ता ही चला गया। परिणाम ये हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जापान उसमें भी शामिल हो गया और ये जर्मनी के साथ शामिल हो गया था, क्योंकि जापान की जो सोच थी, जापान के जो राजतंत्र की सोच थी, विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं जर्मन विचारधारा से मिलती थी। जो जापान की संसद है उसे डायट कहते हैं। डायट जर्मन भाषा का शब्द है और ये उनकी जर्मन सोच को रिफ्लेक्ट करती है। जापान की संसद को डायट कहते हैं, ये जर्मन भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो डायट कहते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कब हुआ था, 1939 से 1945, तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। लेकिन उसका परिणाम बड़ा भीषण निकला। हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बम डाले गए। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पूरी तरह से तबाह सा हो गया। जो विकास उसने 1870 से चालू किया था, 1945 तक आते खत्म सा हो गया।
लेकिन जापान बुलंद हौसलों का देश है, उसे हार नहीं मानी, फिर से उठ खड़े हुए और मात्र 20 वर्ष के अंदर 1964 में वो जापान जो एटमिक हमले से तबाह हो चुका था, 1964 में जापान ने टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन करके फिर से अपनी जो श्रेष्ठता थी उसको सिद्ध कर दिया। आज जापान में ऐसी बुलेट ट्रेन्स और दूसरी जो तकनीकी विकास है, संसार के किसी भी विकसित देश से बेहतर स्थिति में। क्या कारण है? जापानी लोगों में राष्ट्र के प्रेम, निष्ठा, लोगों में कर्तव्य निष्ठा, लोगों में लगन, देश के प्रति जो असीम प्रेम है, और वो कैसे आया? इस नई शिक्षा प्रणाली से। तो जापान में जो भी आज का विकास आप देखते हैं वो सब मेजी क्रांति के परिवर्तनों का परिणाम था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मेजी क्रांति में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इसी तरह बिंदुवार प्रशासनिक परिवर्तन, सैन्य प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख बिंदुवार। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।